और जहाँ पे कभी टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल करूँगी तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी आ जाएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी स्पीकिंग। दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये कहना है कि ऐसे शहर और ऐसे राज्य में आने में मुझे बहुत खुशी हो रही है जहाँ पे 34 साल का जब लेफ्ट फ्रंट का रूल था तो कौमी हिंसा और कौमी दंगों कभी हमने कलकत्ता या बंगाल से कभी देश में देखा नहीं और सुना नहीं। और ये जो रिकॉर्ड लेफ्ट फ्रंट का था, ये हम चाहते हैं कि देश भर में बना रहे और इसके पीछे किस तरह का गवर्नेंस मॉडल है और आज हम किस तरह का गवर्नेंस मॉडल देख रहे हैं, उसमें भी हमें युवक हो के आप यंगस्टर्स है उसको जाके आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि क्या वो चीज़ है जो आसानी से शांति अमन भी बना रख सकती है 34 साल, और क्या वो चीज़ है कि वो पार्टी निकलने के बाद अचानक न सिर्फ कौमी हिंसा मगर अलग अलग तरह का हिंसा भी फैला सकती है, औरतों के खिलाफ अलग अलग हिंसा फैल सकती है। संविधान, भारत का संविधान जो 1950 में हमको दिया गया, which constituted India into a socialist, secular, democratic republic, though the words socialist and secular were formally added later. If you look at the first page and Article 1 of the Constitution, and I'd like to draw your attention to it, थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं दोहराना चाहूँगी, क्योंकि विवाद उसी से पर आज हो रहा है समाज में। और आर्टिकल 1 हमें ये कहता है कि ये भारत इंडिया का संविधान, और मैं इसको क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है कि संविधान इज नॉट अ रिवील बुक। ऐसे नहीं कोई देव देवता ने ये किताब किसी को बता दिया और लोगों ने बस उसके प्रावधान लिख दिए आर्टिकल 1 से लेके सब आर्टिकल 356 तक और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया। हमारा संविधान जो ये देश का अहले किताब है एक तरह से, जिस द बुक ऑन व्हिच दिस नेशन हैज बीन फाउंडेड, बहुत ही सोच समझ के डिबेट डायलॉग करके 18 महीने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स, अगर आप कभी पढ़ेंगे उसको मिल भी सकती है, 18 वॉल्यूम में छपी है पार्लियामेंट लाइब्रेरी में, और उससे पता चलता है कि हर मुद्दे पे, हर आर्टिकल पे, हर सवाल पे बहुत गहरी बहस हुई और वो बहस में शामिल हुए थे दावी सोच के लोग, राइट विंग लोग, सेंट्रिस्ट लोग, अलग अलग तबके के एकेडमिक्स, जूरिस्ट, थिंकर्स शामिल होकर बहस कर करके एक कंसेंसस पूरा बनाया गया, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान। तो अगर आर्टिकल 1 के ऊपर हम आते हैं और पूछते हैं कि वाई भारत एंड वाई इंडिया, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज की वो पेजेस खोलते हैं तो यू विल फाइंड एटलीस्ट 8 or 9 alternate names were discussed. Why it should not be Hindustan? Why it should not be Hindu Vrat? Why it should not be something else? और लोगों ने बहुत ही समझदारी के साथ भारत तय किया, एंड भारत एज एन इंग्लिश मीडियम इंडिया। कोई भी राजनीतिक सोच और समझ के पीछे एक प्रिंसिपल, एक वसूल होता है और एक प्रैग्मैटिक्स होता है, और हमारा मानना है that the most pragmatic and principled decision of this country through our constituent mothers and constituent fathers who gave ourselves this constitution was to constitute ourselves into a democratic republic. Why do I say this? ये ना भूलिए कि ये 18 महीने के बीच विभाजन हुआ, खून खराबा हुआ, जिसमें बंगाल के भी लोगों ने सफर किया, बिहार के लोगों ने भी सफर किया, पंजाब के भी लोगों ने सफर किया, और वो भी विभाजन और बंटवारे में 3 अलग अलग कम्युनिटीज ने इक्वली सफर किया। और लड़ाई और संघर्ष और विवाद जो था वो किस तरह का राष्ट्रवाद हम भारत में अपनाने वाले हैं। क्या हमारा राष्ट्रवाद एक धर्म के
से होगा, या क्या हमारा राष्ट्रवाद एक सामूहिक राष्ट्रवाद, टेरिटोरियल नेशनलिज्म होगा? ये हमें समझना, जो हमारी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक्स नहीं समझाती, और इसीलिए राष्ट्रवाद को लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर इतना सारा कंफ्यूजन पब्लिक स्फीयर में पैदा किया। और मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता को वापस अपने आप के लिए छीन के वापस ले लिया और उनका सही स्थान वापस दे। जब भारत का सॉवरेन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नेपाल जाके रुद्राभिषेक करता है मंदिर में, काली माता के मंदिर में, 2500 किलोग्राम का संदल जो शायद सिर्फ कर्नाटक से मिलता है वहां पे दान देता है, और 390 किलोग्राम असली घी का दान किया करता है। और मुझे बताया गया है, छोटे से आर्टिकल मैंने पढ़ा कि 1 किलो संदल का 16,000 रुपया है। तो हिसाब लगाएंगे तो 2500 किलोग्राम का संदल का दाम 4 करोड़ रुपया है, और 2400 किलो की घी at 394 किलोग्राम is worth 9.6 lakhs। तो 4 करोड़ 9,60,000 का जो खर्चा नेपाल में हुआ, मैं मानती हूँ ये संविधान से बहुत बड़ा थप्पड़। The sovereign Prime Minister of elected India has no business to be performing a religious ritual, and that is the first thing as youngsters we need to understand. We chose to give ourselves a Republican Democratic Constitution where Article 14 to Article 30 assures every citizen equal rights, assures every citizen of non-discrimination, and to have an elected Prime Minister who takes an oath under this Constitution. Performing a religious ritual is itself a huge blot on our Constitution. ये बात आप देख लीजिए, और उसके बाद आप मोहन भागवत की बात सुन लीजिए, जो बार बार कह रहे हैं, हमें आह्वान दे रहे हैं, हमें टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे आप और हम अगर अलग सोचते हैं तो हमारे ऊपर बार बार टिप्पणी कर रहे हैं कि आप कुछ भी कहेंगे ये राष्ट्र हिंदुओं का है। भारत का लफ्ज कभी आप आरएसएस के आदमी से सुनेंगे नहीं, भारतवर्ष आप कभी सुनेंगे नहीं, और इसके मायने और उसका मतलब क्या है हमको समझना बहुत जरूरी है। आजादी के बाद भारत में सबसे पहले कैबिनेट बहुत सारे लोग थे, शामिल थे। Being a cabinet of the Indian National Congress, it had people representing different ideologies. और तब भी एक बात निकली थी, कि बात एक आई थी गांधी जी के पास, वही गांधी जो जब वहां पे लहराया जा रहा था तिरंगा दिल्ली में, गांधी यहाँ पे नोआखाली में बैठे वो कटघाट कर रहे थे, और उनके त्याग की वजह से वहां पे हिंसा बंद हुई। गांधी के पास आए के.एम. मुंशी जो हमारे कैबिनेट में थे, ये रिक्वेस्ट लेकर कि सोमनाथ मंदिर को लेकर बड़ा आक्रोश है हिंदुओं के दिल में, और आजाद हिंदुस्तान, आजाद भारत के लिए हम चाहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का जो रीबिल्डिंग होगा, वापस स्थापना होगी भारत, आजाद भारत में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से होनी चाहिए। क्या जवाब दिया गांधी ने? Gandhi was the biggest spokesperson for territorial nationalism, and Gandhi who lost his life at the hands of those who believed in religion-based nationalism. Gandhi ने कहा, we are a secular state, and secularism means that the state should not participate in any religion.
community collect funds. Let KM Munshi attend that function as a private individual. Let that temple be rebuilt, but not with state funds. अब तो हमारी सरकारें बहुत कुछ कर लेती है। मस्जिद भी हमने 92 में गिराई। बंगाल में भी कई चीज ऐसे हो रहे हैं जो गैर संवैधानिक है। मगर क्योंकि कोई सरकार गैर संवैधानिक बात करे, चाहे वो बहुसंख्यक की तरफ हो या अल्पसंख्यकों की तरफ हो, क्या उसके रिएक्शन में हम मेजॉरिटी कम्युनलिज्म की तरफ जाएंगे? ये भी सवाल हमें उठाना जरूरी है। हमने जब 10 साल पत्रकारिता के बाद जब हमने कम्युनलिज्म कॉम्बैट 93 में शुरू किया, तो वी वर वेरी क्लियर कि अगर हमें ये लड़ाई लड़नी है और जीतने की तरफ बढ़ना है, लोगों का दिल जीतना है, तो we have to stand against majority and minority communalism alike. We cannot stand only against majority communalism. और आज भी मैं ये मन से कहना चाहती हूँ कि गए हफ्ते हमने बम्बई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईसिस के खिलाफ, जो इराक में जो हो रहा है, एंटी माइनॉरिटीज़म हो रहा है, वो अपने आप को कैलिफेट बना करके जो बर्बरता जो की जा रही है माइनॉरिटीज के साथ, उसको हमने कंडेम किया और करेंगे। 1998 में कम्युनलिज्म कॉम्बैट में पहली बार भारत में अगर कोई जर्नल ने तालिबान के बारे में कवर स्टोरी की है तो वो कम्युनलिज्म कॉम्बैट में। We promoted the resistance by the revolutionary women's organization of Afghanistan। रावा नाम की संस्था है, लेफ्ट संस्था है, जो तालिबान के खिलाफ आवाज उठा रही थी। And the cover story was called Hell on Earth। तो ये मुझे किसी से हम लोगों को किसी से सिखाने की जरूरत नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उन्होंने ही सेक्युलरिज्म के ऊपर एक धब्बा लगाया है अलग अलग पॉलिसीज चलाकर। एक तरफ से सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी चलाएंगे और दूसरी तरफ से सॉफ्ट माइनॉरिटी कम्युनलिज्म चलाएंगे और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करते जाएंगे। और इस तरह की राजनीति ने हमारे देश में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया। आज जो हम सरकार देख रहे दिल्ली में और 7-8 राज्य में, what is the danger of these majoritarian communal governments on the governance procedure? प्रशासन में आप देखेंगे सबसे पहले ये नई सरकार ने क्या किया? There was a face-off between the judiciary and the executive। आज भी वो विवाद चल रहा है। लास्ट टाइम ये विवाद हुआ था इमरजेंसी में। मुझे आज भी याद है जब इमरजेंसी में हुआ था, 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस को इंदिरा गांधी ने सुपरसीड कर दिया था। शेलर, बड़े बड़े जजेस, ग्रोवर, सबको आपने सुपरसीड करके चौथे जज को चीफ जस्टिस बनाया था, who was more in line or more amenable to manipulation। That caused the first big crisis in post-independent India's judiciary under the Congress of Mrs. Indira Gandhi in the emergency। The second major crisis has been caused now, post-May 2014, when the central government has introduced a bill to abrogate itself all the powers to appoint judges। I would like to also say that the Supreme Court in the interim had taken on too many powers on itself, so we needed to have a National Judicial Commission। Magar the constitution of that Judicial Commission should have been equally balanced, should have been able to accommodate independent opinion। मगर जिस तरह ये बिल में है तो सरकार का भी हाथ ज्यादा पावरफुल होगा और इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर्स हैज tipped in the favor of the government and the executive। क्यों सरकारों को ऐसे जजेस चाहिए जो अपनी तरह कानून को इंटरप्रेट करें? It doesn't require rocket science or too much intelligence to understand why they want a committed judiciary। Judiciary ऐसा विंग है डेमोक्रेसी में जो कानून को, संविधान को इंडिपेंडेंटली इंटरप्रेट करता है विदाउट द प्रेशर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। And
any government which is based on whipping up majority sentiments like this current government is under Narendra Modi is not happy with an independent judiciary. अगर ये सरकार के खिलाफ गए 12-13 साल में कई टिप्पणियां हुई है तो जुडिशरी की तरफ से हुई। Neros were fiddling while Gujarat burned, are the famous words of the best bakery case. Religious extremism is as bad as terrorism is a comment in the Naroda Bhatia case. The 12 years of struggle that we have indulged in with the survivors of the Gujarat carnage, and I salute all the women and men survivors who have stood by truth and justice. We have collectively assured 122 convictions to life imprisonment. And that is why false cases are being lodged against us every other day to try and intimidate us into silence. If the judiciary can be persuaded to become amenable, then this government, with its plan to actually slowly convert the democratic republic into a majoritarian state of a Hindu Rashtra, might become more successful. It is very important that we understand this project. Words like proto-fascism, Fasiwad are used to describe forces like those we are seeing in power at the center. फासीवाद का मतलब क्या है? अगर हमें पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में जर्मनी और इटली के दरमियान जो राजनीति उभर के आई थी उसको समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 6 मिलियन यहूदी को कंसंट्रेशन कैंप्स में मरवाना सिर्फ वो फांसीवादी ट्रेंड नहीं था. The most important critical component was fascism, was the corporate backing to politics. And that was visible in Mussolini's Italy and in Nazi Hitler's Germany. और पहली बार शायद रिलायंस के कितने लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उसका स्पेकुलेशन तो हम 20-25 साल से सुन ही रहे हैं, मगर पहली बार कॉर्पोरेट इंडिया ने सरासर एक पार्टी एक इंसान के कैंपेन को बैकिंग दिया. कई कहते हैं 5,000 करोड़ तो कई कहते हैं 15,000 करोड़ रुपये का खर्चा किया. एक हद के बाद ये जीरो का कोई मतलब नहीं रहता आप और हमारे लिए, मगर the kind of backing that corporate capital has given to Modi's campaign ensured that even in a state like West Bengal, with 34 years of left history, you had 17% of people buying that story, who fell for that marketing strategy. It may not be a BJP vote, but it was certainly a Modi vote. We have to admit that. So how was it marketed? What was this strategy? What was this magic? This quick fix? This quick magic? I was privileged to edit a book. In fact, I will request my friends in Ganashakti to maybe serialize it. Maybe we should bring it out in Bengali. It's called Gujarat, a Mirage of Development. And I edited the book, but I was privileged to have first chapter is by Professor Prabhat Patnaik. The second chapter is by Professor Archana Prasad. And then we have excellent contributions by Rohit Prajapati and Trupti Shah from Baroda. And R.D. Srikumar, former DGP Gujarat, Javed Anand and others who have contributed chapters to that book. And the most important thing that is pointed out in the first 3 chapters by Professor Patnaik, Professor Prasad and Rohit and Trupti is that the model of development that even 17% of Bengalis bought is a model of jobless growth. Please understand this. It's a model of jobless growth. मतलब high capital intensive growth हो रहा है. Stock market बढ़ रहा है गुजरात में. High capital intensive growth हो रहा है. अडानी बढ़ रहा है, अंबानी बढ़ रहा है. बड़े बड़े कॉर्पोरेट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट गुजरात में जरूर आ रहा है, मगर नौकरियां नहीं बढ़ रही है, बल्कि नौकरियां का ग्राफ
घट रहा है और जो नौकरियां परमानेंट नौकरी थी वो आज गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियां हैं और जहां 8 घंटा इंसान काम करता था वो आज औरतें और मर्द जो है 12, 13, 14 घंटा कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज गॉन डाउन। अर्चना प्रसाद का काम है ज्यादा आदिवासी पॉलिटिक्स और उन्होंने ये दिखाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे और स्टेट गवर्नमेंट के पैसे सबसे ज्यादा आरएसएस की संस्थाओं को जाते हैं गुजरात में। तो साउथ गुजरात वो इलाका जहाँ पे अक्सर कांग्रेस जीत के आती थी वहाँ पे आज बीजेपी आ रही है और एक पूरा मोटा आदिवासी का एक पूरा तबका बन गया है, कैपिटल इंटेंसिव मोटा आदिवासी जो छोटा आदिवासी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो सवाल हमारे लिए ये है कि न सिर्फ हमें कौमवाद की बात करनी है सरकार को लेकर, मगर नियो लिबरल पॉलिटिक्स और उसका जो इम्प्लीकेशन है रोजी रोटी के लिए, महंगाई के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, ये भी सवाल हमको अपने आप से और समाज में रखने पड़ेंगे कि क्या नियो लिबरल पॉलिटिक्स का जो सक्सेस स्टोरी मोदी है, मोदी इज द सिंबल ऑफ नियो लिबरल पॉलिटिक्स। 2007 in the vibrant Gujarat summit, for the first time, you had the triumvirate of Mukesh Ambani, Ratan Tata, Mittal and Gautam Adani तब छोटा आदमी था 2007 में, कोई कुछ नहीं था, स्टेज के बाजू में खड़ा था, मगर ये तीन लोगों ने खड़े होकर मोदी के पीठ पे हाथ रख के बोला, this man is prime ministerial material. Statement was first made in 2007. And I'm mentioning this because first time the agitation against the Tata plant in Bengal, how did it start? The deconstruction of that movement. वो movement के पीछे कौन था वो सब आप समझते हैं, नंदीग्राम और सिंगरूर। किस तरह टाटा को यहाँ से भगाया गया, कौन सी पॉलिटिक्स उसके पीछे थी, तब लेफ्ट की सरकार थी यहाँ पे, बदनामी जो हुई लेफ्ट सरकार की। और जब यहाँ से निकलने का इरादा किया टाटा ने, तो मैं आपको दूसरा पहलू बता दूं ये कॉन्स्पिरेसी का। The state that was going to get that nano plant, there were 5 people waiting, 5 states were waiting, because it's a big plant to get, प्रेस्टीजियस है टाटा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और उस वक्त महाराष्ट्र वाय कर रहा था प्लांट के लिए, कर्नाटक भी था लाइन में, गुजरात भी था और उत्तराखंड भी था। उत्तराखंड सबसे ज्यादा अहम था क्योंकि वहां पे पूरे एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो है ऑटोमोबाइल के मौजूद थे। तो लॉजिकली उत्तराखंड शुड हैव बीन द लॉजिकल चॉइस इफ the plant was moving out of Bengal. L.K. Advani, मोदी के गॉडफादर, जिसको आज मोदी देखता भी नहीं है, उन्होंने कर्नल खंडूरी को फोन किया रातों रात और ये बात रखी गई कर्नल खंडूरी को कि गुजरात नीड्स टाटा मोर। मतलब गुजरात को नानो प्लांट को टाटा शिफ्ट करने में एक बहुत बड़ी साजिश। वहां पे जो जमीन दी गई साणंद में 19,000 करोड़ का जो लोन दिया गया at 0.0004% इंटरेस्ट टू बी पेड बैक इन 20 years, मतलब पब्लिक के पैसे के आधार पे वो प्लांट बना, गुजरात के टैक्स पेयर्स के पैसे पे बना है। और चाहे मोदी गुजरात में कहीं से भी जीते, मगर उस डेट से आज तक साणंद से बीजेपी कभी नहीं जीती। वही 2008 में हमारे केसेस में एसआईटी बैठाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई गई और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के चेयरमैन जो है आर.के. राघवन, जिसके बारे में हम जितना कम कहें उतना अच्छा रहेगा। ही इज ऑल्सो ऑन द टाटा बोर्ड, मैं और कुछ नहीं कहूँगी, ही इज ऑल्सो ऑन द टाटा बोर्ड। बहुत बड़ी साजिश, समझते समझते जिंदगी निकल जाए। But if we are to understand the way this country is being pushed to extreme neoliberalism, we have to understand how the
state has withdrawn from the education sector, how the state has withdrawn from the health sector, and somehow develop our understanding against communal politics along with our mobilization against neoliberal politics. Only fighting communal politics is not enough, and fighting neoliberal development without addressing communal politics is also inadequate. The combination is very important, and that is the need of the hour. और चंद बातें मैं ये इलेक्शन को लेके आपके सामने रखना चाहती हूँ। एनालिसिस मैंने किया, आप लोगों ने भी किया होगा। बार बार अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम लोग कहते हैं कि बीजेपी को सिर्फ 39% वोट, और मैं जानबूझ के ऐसे बात कर रख रही हूँ क्योंकि मेरे स्टेट में परसेंटेज शिवसेना और बीजेपी का 47% है, 39% नहीं है। यूपी में 42% है, बंगाल में 17%, तो नेशनल एवरेज इज 31%, मगर रीजनल वेरिएशंस में काफी खतरा आज भी मौजूद है, और ये हमें रेकग्नाइज करना पड़ेगा। एक बात जो हम भूलते हैं वो ये है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे देश में शायद, मैं आपको बताऊं, मुझे देख के मैंने एनालिसिस करके मैं हैरान हो गई कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे देश में तकरीबन 79 है, एंड बीजेपी 155 ऑफ द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। प्लीज नोट, मतलब कहीं ना कहीं दलित पॉलिटिक्स के साथ भी हमें कहीं ना कहीं संवाद करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या बात है कि दलित पॉलिटिक्स में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55 सीट्स आउट ऑफ 79 रिजर्व सीट्स वर won by BJP, a complete rightward shift. If you include Paswan, that 55 becomes 60. If you include the allies of the BJP who are Dalit, Athawale in Maharashtra, Paswan in Bihar, तो कुछ ना कुछ हो रहा है दलित पॉलिटिक्स में जो हम लोग उससे के साथ ग्रैपल नहीं कर पा रहे। प्रोग्रेसिव फोर्सेस, सेंट्रिस्ट फोर्सेस, एंड आई वुड लाइक टू कम बैक टू माय ओल्ड, टू द बिगिनिंग ऑफ व्हाट आई सेड, कि जब तक हम संवैधानिक वसूल, जब तक हम धर्मनिरपेक्षता को सही खुद नहीं समझेंगे और खुद लोगों को नहीं समझाएंगे, this much abused term of secularism needs to be claimed back. Without being secular, India cannot survive as a nation state. And therefore we need to reclaim secularism without this kind of targeting of it to majority and minority capitalism. I mentioned how proto-fascist forces take over infiltration into the judiciary. अगर हम कौमी दंगों की बात देखते हैं, गुजरात के फसादात को फसादात भी कहना अपमान है, एक्चुअली वो एक जनसंहार था। एक तरफापन जो प्रशासन दिखाता है वो हमने हर दंगे में देखा है, मगर आगे वाले पीढ़ियों के ऊपर मानसिक स्तर पे कंट्रोल रखना हमारे इतिहास के पाठ्यपुस्तक करते हैं। और आखिरी बात मैं ये रखूंगी कि शिक्षण और तालीम को लेकर अगर हम सामाजिक शिक्षण और इतिहास को लोगों के बीच में नहीं फैलाएंगे, तो दीनानाथ बात्रा जैसे पुस्तक जो अभी गुजरात में लागू किए गए हैं, जिसके बारे में काफी चर्चा भी हुई है, वो मानसिकता आवाम में फैल जाएगी और उसको फिर पॉलिटिकली काउंटर करना और भी मुश्किल होगा। दोस्तों, 2014 के इलेक्शन के बाद दीनानाथ बात्रा की पुस्तक के ऊपर काफी चर्चा हुई, मगर हमारा आज की जिंदगी टेलीविजन की जिंदगी हो गई है, व्हाट्सएप की जिंदगी हो गई है, एसएमएस की जिंदगी हो गई है, ताकि हम और आप भी प्रोसेस समझना भूल गए। Is दीनानाथ बात्रा the first time that we have witnessed communalization of textbooks? एनडीए 1 की सरकार में क्या हुआ? आप तो बहुत छोटे होंगे तब, मगर मेरी 52 साल की, I know that between 1998 and 2004, the first attempts were made at a national level to rewrite the curriculum. Murli Manohar Joshi was HRD minister, and the whole attempt to rewrite the curriculum and to actually root it in upper caste, upper class Brahmanical Hinduism began with Murli Manohar Joshi in 1999.
जब स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के कॉन्फ्रेंस में से चंद्रबाबू नायडू भी बाहर निकल गए और बोले हम इस तरह का इतिहास नहीं मानेंगे, तब कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि बीजेपी की सरकार माइनॉरिटी सरकार थी, उनको इतने बहुमत से नहीं जिताया था लोगों ने। मगर आज मोदी की वजह से उनको बहुमत भी है और बहुसंख्यकवाद भी वो आज सदन के अंदर और सदन के बाहर भी चला रहे हैं। तो the real dangers of a national rewriting of history are afoot। अगर कल का आप देख लें मीडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स नाउ, वो लोग ओपिनियन पोल टेलीविजन पे चला रहे हैं कि हिंदुस्तानी चाहते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक को रीराइट करो, हिंदुस्तानी चाहते हैं कि मोदी सरकार बने, सरकार में बना रहे। मोदी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, सरकार की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, मगर मोदी तो की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये हमारा मीडिया हमको आज भी कहता है। Classic fascism means that the leader, whether it's Hitler or whether it's Modi, rises himself above the democratic structure and appeals as a god or a ruler to the masses. This is what Modi's success story is about. This is what has won 17% of the Bengali imagination. And unless we confront this phenomenon, we will not be able to tackle it politically. Before Parliament was adjourned about a week ago, I think about a week ago, if you go to the parliamentary debates and listen to the speech of Yogi Adityanath, it is a shame and a blot on Indian democracy. जिस तरह वो गोरखपुर के एमपी बोला है सदन के अंदर, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड पे ये कहना कि कोई भी ताकत, चाहे वो कांग्रेस की हो या सीपीएम की हो, अगर वो अल्पसंख्यकों के हक के बारे में बात करती है तो वो पाकिस्तानी एजेंट है। इस तरह की बात अभी भारत के सदन के अंदर आ चुकी है। There is a definite design afoot to complete the conversion of India not into a country that believes in republicanism or in territorial nationalism, but one which actually asserts religion-based nationalism. And nowhere in the world has religion-based nationalism not generated conflict. Look at what is happening in Pakistan today. Pakistan is on the verge of disintegration. Look at what is happening in Sri Lanka today. I went to Sri Lanka in 1997 with the romantic belief of a secularist that we have driven out Buddhism from the land of its birth, which we have. But you go to Sri Lanka and you see Sinhala nationalism dominating the landscape. You see different history being taught. You see different history being taught to Sinhala Buddhists and different history being taught to Tamil Hindus. In 1951, when the Sri Lankan constitution was being written, only the Communist Party opposed the design to make only Sinhala a national language. The Communist Party pleaded with the government and said, please make Tamil also a national language, otherwise you are sowing the seeds of separatism. And that is what Sri Lanka has seen. In Bhutan, you have majoritarian Buddhism at work. We know what is happening in Iraq and Syria. We know what has happened throughout history with the Crusades whenever we had religion-based nationalism. And therefore, this effort to convert India from a republican territorial nationalism-based state to religion-based nationalism is the single biggest threat that this government poses to this country. It has been democratically elected, and therefore it's an even bigger challenge for you and I to put our heads together and how to counter. So let us begin this journey together and counter them at an educational, cultural, political level. And much of this contestation will have to begin by a revisiting and a revitalization of secular causes. Today, the word secularism has been misjudged and abused. Today, we need to reinvent how we reach out to the people, how we reach out to youngsters, how we capture imaginations. It is a journey we can only indulge in together with some frank introspection. Thank you very, very much for having me here, and welcome any